हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, आर की हमारी परीक्षा जल्दी होने वाली है फरवरी माह में। ये बात आप सभी को पता चल चुकी है। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना जो प्रिपरेशन है अब वो लगातार रखना है, क्योंकि भाई अब हमारी जो परीक्षा है उसकी तिथि निर्धारित हो गई है। तो उस हिसाब से हमें अपना टाइम टेबल लेकर चलना है। तो हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री में अपने दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में आप सभी लोग जानते हैं, मैं पूरी तरीके से आपके लिए एक के बाद एक पूरा वंश लेकर आ रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे गुलाम वंश की बात करी, खिलजी वंश की बात करी, तुगलक वंश की बात करी। और हम सभी जानते हैं कि हमारे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। कौन कौन से? 5। पहला हमारा गुलाम वंश, दूसरा हमारा खिलजी वंश, तीसरा हमारा तुगलक, चौथा हमारा सैयद वंश और 5वां हमारा लोधी वंश। अब इन 5 वंशों पर मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट वीडियो मतलब 1 बाय 1 करके लेकर आऊंगा। और मैंने आपसे कहा था फिर एक बार मैं पूरी चर्चा करूंगा दिल्ली वंश पर, एक पूरी मैराथन लगाकर, जिसमें मैं आपसे 5 वंश की, 5 सल्तनत की बात करूंगा आपसे मैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो दिल्ली सल्तनत में जो आपके 5 वंश आए थे, उन 5 वंश पर मैं आपकी एक मैराथन लगाऊंगा। उससे पहले मैं आपकी छोटी छोटी वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, जिससे कि आपकी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होती हुई चली जाएं। और उसी के बाद हम अपनी पूरी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आएंगे, पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप ऐसा समझिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो जो मैं आपको देता आ रहा हूं, अगर ये वीडियो आप अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं, तो समझो एमसीक्यूज तो आप चुटकियों में कर जाएंगे। और यही जरूरी है, यही चीज जरूरी है कि अगर आप किसी चीज में कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं तो जल्द से जल्द ही हमारा जो सफलता है वो हमारे हाथों में आ जाएगी। और जल्द से जल्द हम अपने अधिकारी की ओर, अपने अधिकारी की सफलता की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए, आपका टाइम जाया करने की बजाय मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में आज मैं बात करूंगा। मतलब प्रशासनिक जो आपका काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटर काम है, मैं उस पर बात करूंगा। हमारी 2 वीडियो के पीछे, जिसमें खिलजी वंश में, गुलाम वंश में और तुगलक वंश में मैंने बात भी करी है। जैसे उधर साइड आपके इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे चांदी के और तांबे के, वहीं पर हमारे फिरोज शाह तुगलक ने आपके विभाग बनाए थे, जिसके अंदर उन्होंने आपके गरीब महिलाओं के ऊपर उनकी शादी और विवाह के लिए, अनाथ लोगों के विवाह के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन बनाए थे। उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो क्लास हमारी रहेगी दिल्ली सल्तनत प्रशासन की। तो मैं जरा यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लिया है मैंने। बात करते हैं आज हम यहाँ से किसकी, हम बात करेंगे यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रशासन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? दिल्ली सल्तनत प्रशासन की हम यहाँ से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा दिल्ली सल्तनत की बात यहाँ पर क्या है और किस तरीके से हम इसकी चीज़ों को कवर अप करेंगे। बात हो रही है यहाँ पे प्रशासनिक विभाग और इसके प्रारंभ करने वाले शासक की। तो प्रशासनिक विभाग हमारे पास दिए हुए हैं और प्रशासनिक विभाग के साथ साथ हमें उनके शासक का भी नाम दिया हुआ है कि किस शासक ने इसको प्रारंभ किया है। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास आता है दीवान ए मुश्ताक राज। बात हो रही है दीवान ए मुश्ताक राज की। तो ये किसने शुरू की थी? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। आपके यहाँ पर दीवान ए मुश्ताक राज आपके अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। और ये किससे संबंधित है? और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके राजस्व विभाग से। किससे संबंधित है? आपके राजस्व विभाग से संबंधित है। अगला आपको क्या करना है, देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और यहाँ पर ये जितने भी विभाग हैं उनको लिख लीजिए, क्योंकि विभागों पर एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, दीवान ए रियासत। बात हो रही है किसकी? दीवान ए रियासत की। अगर मैं आपसे बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी, किसकी आ गई? अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग से था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रियासत नाम का शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाकर देखेंगे तो ये जो नाम है वो कई अलग अलग सुल्तानों के नाम से दिया हुआ है। उसके पीछे मैं आपको बता दूं मकसद है क्या। ये यहाँ पे देखो रियासत है, एक आपका जो यहाँ पे है वो आपका रायसत नाम से भी आपको यहाँ पर एक मिलेगा, एक आपको यहाँ पे रियासत नाम से भी मिलेगा, एक आपको यहाँ पे रियासत नाम से भी मिलेगा। ये जो जितने भी ये यहाँ पे जो दीवाने की बात हो रही है, देखो दीवान का जो मतलब यहाँ पे है, ये जो दीवान का मतलब यहाँ से है, दीवान का मतलब होता है विभाग। दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान का मतलब विभाग होता है। और ये आपका एक फारसी शब्द के अनुरूप आपका जो दीवान है उसका मतलब विभाग होता है। तो यहाँ पे जो ये रियासत नाम का जो विभाग आपको मिल रहा है, ये विभाग बेसिकली है किस चीज का, तो मैं आपको बता दूं, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग करवा रखा है।
ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं निसारुद्दीन जो आपके महमूद थे, इनने क्या किया था, इनका भी जो था उनका भी वो दीवान ए रियासत था। क्या था? दीवान ए रियासत था, और ये विदेश मंत्रालय से मतलब विदेशी जो कार्यकाल था उससे संबंधित था। तो मैं आपको यहां पे बता दूं जो ओवरऑल जो बात यहां पर हो रही है वो आपकी गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, और आपके तुगलक वंश, ये तीनों से आपका ताल्लुकात रखता है। क्या? रियासत वंश। इसको शुरू करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनके कार्यकाल से ये कुछ विभाग ऐसे हैं जो चले आ रहे हैं, जो लगातार कार्यकाली में आपके सुल्तानों के साथ आगे अग्रसर रहे हैं। तो यहां पर ये जो आपका रियासत था ये आपके निसारुद्दीन महमूद ने भी स्टार्ट किया था, जो कि विदेश आपकी नीतियों के लिए था। जैसे दीवाने ईसा, एक नाम का आपको शब्द मिलेगा, दीवाने ईसा। बोले भाई ये किसका है? ठीक है, तो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो इसका मतलब भी विदेश आपके मामलों से था, विदेश आपके मामलों के नियंत्रणों से था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो आपके सल्तनत से सल्तनत तक आपके बदलते आए हैं, मतलब एक वंश से दूसरे वंश के कार्यकाल तक ही बदलते आए हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो नाम हो रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ है, तो बाजार नियंत्रण का है। लेकिन अगर निसारुद्दीन महमूद के साथ आएगा, किसके साथ आएगा? महमूद के साथ अगर ये नाम आएगा, महमूद के साथ अगर ये नाम आएगा तो किसके साथ आएगा? तो विदेशी नीति के साथ आएगा। ठीक है, विदेशी मामलों का आपका लेखा जोखा रखने के नाम से आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो, दो मैंने आपको यहां पे विभाग बताए, दोनों विभागों में यहां पर नाम आ गए, किस तरीके से बात हो रही है। साथ ही साथ में मैंने इसी नाम के साथ तीसरा नाम निकाला रियासत का, जो कि महमूद के द्वारा शुरू किया गया था और ये विदेशी मामलों के लिए था। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? अगला हमारा आ गया दीवाने अमीर ए कोही। अगर आपको याद होगा तो भैया कल की ही क्लास में मैंने इस पर जिक्र किया है आपका। देख लो भैया, तुगलक वंश की कल मैंने क्लास लगाई थी, मतलब परसों की क्लास में मेरा आया था, और परसों की क्लास में मैंने इस वाले आपके विभाग की बात करी थी। किसने करा था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कृषि विभाग के लिए है ये किसके लिए है? कृषि विभाग के लिए है। आपके दीवाने अमीर ए कोही। ठीक है, दीवान का मतलब मैंने आपको बताया था भैया, ये एक फारसी शब्द होता है जिसका मतलब होता है, किसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है विभाग। जिसका क्या मतलब होता है? विभाग होता है। ठीक है, दीवान ए खैरात, ये भी तुगलक वंश से है आपका। फिरोज शाह तुगलक ने, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग था, ये एक दान विभाग था जिसमें भैया आपकी असहाय जो आपकी बेटियां थी उनकी शादी कराई जाती थी, जो अनाथ आपकी बेटियां थी उनकी शादियां कराई जाती थी, और साथ ही साथ में जिन लोगों को दिक्कतें होती थी उनकी दिक्कतों को सुलझाया जाता था। एक तरीके से खैरात थी ये। ठीक है, दान दिया जाता था। ठीक है, अगला दीवाने अर्ज। अगला क्या है? दीवाने अर्ज। यहाँ पे ये जो मात्रा है भैया उसको माफ कीजिएगा, वो इस तरीके से ए में ऐसे करके लिखा जाएगा। दीवाने अर्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेना विभाग से संबंधित है, और ये आपकी बलबन ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी? बलबन ने। किसने शुरू करी थी? बलबन ने से शुरू करी थी आपकी क्या? दीवाने अर्ज बलबन नाम के व्यक्ति ने शुरू करी थी। और मैंने आपको बताया था भैया ये आपका सातवां था। ठीक है, ये आपका सातवां सुल्तान था, सेना विभाग से संबंधित है ये। ठीक है, आप क्या आ गया? दीवाने रिसालत। अगला क्या आ गया? दीवाने रिसालत क्या था? धार्मिक मुद्दों से। अरे नहीं भैया, ये थोड़ा सा नहीं था, इसको मैं जरा थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं। ये बेसिकली आपका किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित था यहां पर जो आपके राजनायक जो आपके पत्रकार थे, ये उससे था। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और मैं यहां पे आपका यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, छोटा सा मैं आपको करके यहां पे लिख देता हूं। राजनायक पत्रचार, राजनायक पत्रकार। ठीक है, यह आपका कैसे था? ये आपका राजनीतिक मामलों से था, ये धार्मिक मुद्दों से नहीं था। ये आपका राजनयिक पत्रकार के संबंधों से था, जिसके अंदर मतलब जो हमारे राजनीतिक जो लोग हुआ करते थे उनका पूरा का पूरा लेखन एक रजिस्टर में लिखा जाता था, जिसको एक खास विभाग के अंदर ले जाकर सबमिट करके मतलब उसको रख दिया जाता था। और पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे के पूरे प्रशासन के अंदर जितने भी आपके राजतंत्र विभाग के जो हेड हुआ करते थे, उन सबकी जो सूची थी, उन सबके जो कार्य था, किस तरीके से वो संचालन कर रहे हैं अपने कार्यों का, वो सारी चीजें उस रजिस्टर के अंदर लिखी जाती थी। और वो रजिस्टर जाकर आपका एक विभाग के अंदर रखा दिया जाता था। और इसी वजह से ये जो दीवाने रिसालत है, ये इसका क्या बनता था? हेड बनता था, जिसका कार्य क्या होता था? राजनायिक पत्रकार को आपका देखने का या राजदूत के संचालन को करने का था। और मैं आपको बता दूं, ये जो विभाग है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया था। किसने किया था? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपके
उद्दीन, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इसको चालू किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया भैया, ये जो रिसालत नाम का जो शब्द है, पहले अभी आपका खिलजी के लिए आया था, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया रिसालत की जगह रसालत भी है आपका एक जगह, ठीक है, रसालत भी है आपका एक जगह, जिसको महमूद ने चालू किया था। तो ये जो शब्द है, ये गुलाम वंश, आपके खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश, ये तीनों आपके शासनकाल के अंदर रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि किसी चीज के नाम के साथ ही आप उसकी चीजों को जोड़ेंगे कि ये विभाग किसके लिए था, ठीक है, ये विभाग किसके लिए था। अगला आ गया आपका दीवाने ईजा, ये किसका है, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है, ठीक है, जिसको आप विदेशी मामले भी कह सकते हैं, जिसको आप विदेशी मामले भी कह सकते हैं। यह आपके विदेशी पत्र, आपके पत्रकार से भी पूरा का पूरी तरीके से संबंधित है, ठीक है, आपके पत्राचार, ठीक है, आपके पत्राचार से मतलब पत्र व्यवहार से भी आपके संबंधित है, यह बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अगला दीवाने वजारत, देख लो भैया ये क्या है, आपके वित्तीय मामलों से संबंधित है, किससे है, ये आपके वित्तीय मामलों से संबंधित है, क्या, दीवाने वजारत, ठीक है। अगला राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था, भैया ये बात यहां पर देख लो थोड़ी सी जरूरी है, ठीक है, वजीर, राज्य का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसको एक पद मिला हुआ था, उस पद को क्या कहते थे, वजीर कहते थे, ठीक है, जैसे राजा का वजीर हुआ करता था, ठीक है, कौन हुआ करता था, तो भैया राजा का जो वजीर होता था वो राज्य का प्रधानमंत्री कहलाता था, वो क्या होता था, वो राज्य का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहे हैं हमसे, वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग मतलब दीवान ए वजारत का प्रधान होता था, किसका होता था भैया, किसका होता था, ये आपका दीवान ए वजारत का आपका हेड होता था, जिसका काम क्या था, राजस्व विभाग को संभालना, जिसका क्या काम था, राजस्व विभाग को संभालना, कि भाई किसको कितनी मुद्रा दी जाएगी, किस पर कितनी लागत लगेगी और किससे कितना उत्पादन लिया जाएगा, ये सारी चीजें जो थी वो कौन देखता था, वो आपका वजीर देखता था, वो कौन देखता था, आपका वजीर देखा तक करता था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा, मतलब जब बात आई थी फिरोज शाह तुगलक की, तो मैं आपको बता दूं फिरोज शाह तुगलक के बाद महमूद जी ही आपके रह गए थे जो तुगलक के आखिरी आपके वंशज थे, उसके बाद तो आपका तुगलक वंश जो था वो खत्म हो गया था। अभी जो फिरोज शाह तुगलक है वो उस वक्त में जो वजीर जो का जो पद था वो बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच चुका था, मतलब बहुत ज्यादा पावर उसको मिल चुका था, बहुत ज्यादा पावर उसके हाथ में था। ऐसा समझिए कि राजा की अब्सेंस में वही एक राजा की तरह आपका देखा जाता था, वही राजा की तरह फैसले लिया करता था। तो जो वजीर था उस वक्त में आपके काफी ज्यादा चरम पर पहुंच चुका था। खुस्म लूट का धन था, भैया देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पे खुम्स जो है वो एक लूट का धन था। खुम्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो आक्रमण किया, आक्रमण करने पर जो धन की प्राप्ति होती थी, जो धन को लूटा जाता था, उसको एक नाम दिया गया था, नाम क्या था उसका, खुम्स। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात आपकी यहाँ पे थोड़ी सी जरा महत्वपूर्ण हो जाती है कि खुम्स जो शब्द है वो किसके लिए है, तो वो आपके धन के लिए है। पहली बात हो गई, कैसे धन के लिए है, तो लूटपाट वाले धन के लिए है, जो आक्रमण में जो धन हम लोग लिया करते थे, जो जीता करते थे, उनसे संबंधित है आपका क्या, खुम्स, ठीक। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, कौन सी थी, ग्राम, मतलब जो वजन तोला करता था, जो वेट को हम लोग तोला करते थे, वो भैया किसमें थी, उसकी सबसे छोटी जो इकाई थी वो उस वक्त में सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी, वो आपकी ग्राम थी, ठीक है। जैसे ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, वही बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी थी उस वक्त में, ग्राम थी, ठीक। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था, क्या था भैया, आपका ग्राम स्तर पर आपका जो सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और जो ग्राम स्तर पर चौधरी जो थे, चौधरी आपके ग्राम थे, चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। अगर मैं आपको बता दूं ग्राम जो था, मतलब ग्राम का मतलब यहाँ पे ये ग्राम नहीं है, सॉरी माफ कर दीजिएगा, ये यहाँ पे ग्राम का मतलब विलेज से है, किससे है भैया, विलेज से है। सबसे छोटा जो आपका रहेगा वो गांव रहेगा, मतलब ग्राम रहेगा, उसका मतलब आपका विलेज से है, थोड़ा माफ कर दीजिएगा। जो विलेज है, विलेज पर जो आपका रहेगा भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, उसको चौधरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चौधरी। जैसे गाँव में आजकल क्या होते हैं आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, प्रधान होते हैं, फिर आपके प्रधानों को मिलाकर वहां पर क्या बनाई जाती है भाई, आपके सरपंच बनाए जाते हैं। सेम उसी तरीके से यहां पर क्या था, चौधरी था, ठीक है। सल्तनत कालीन दो मुख्य मुद्राएं थी,
जीतल और आपका टंका। कौन सी थी? जीतल और आपका टंका। तो मैं आपको ये बात बता दूं, जीतल और टंका का मैंने जिक्र आपका दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली वीडियो के अंदर किया था, जहां पर मैंने गुलाम वंश के और खिलजी वंश की बात करी थी। इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने दो आपकी मुद्राएं चलाई थी, और दोनों की दोनों जो मुद्राएं थी उसमें एक मुद्रा का नाम जीतल और दूसरे का क्या था? टंका था। दूसरे का क्या था? टंका था। ठीक है, एक तांबे की और दूसरी चांदी की थी। तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? जिसने शुद्ध अरबी आपके सिक्के चलाए थे। और मैं आपको बता दूं, वो जो सिक्के थे वो संकेतिक आपके सिक्के थे। उन सिक्कों पर आपका गुदा हुआ था एक चिन्ह, उस पे उसने गुदवा रखा था जो कि एक संकेत दे रहा था। तो वो जो सिक्के थे वो आपके संकेतिक आपके सिक्के थे। इसके शासनकाल में दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित हुआ, जो कि बात मैंने अभी आपको बताई थी। ये जो दो सिक्के थे वो इल्तुतमिश के शासनकाल से ही चालू हुए थे, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इनकी बात यहां पर की गई थी, जो कि मैंने आपको बताई इस शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्के थे। दिल्ली सल्तनत कला। अगर मैं कला के यहाँ पर बात करता हूं, किसके बात पे बात करता हूं? अगर मैं कला के हिसाब से बात करता हूं तो कला देखो, यहाँ पे अलाई दरवाजा क्या है? अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। किसके निकट करवाया था? भैया देखो, जो सुल्तान आपका अलाउद्दीन खिलजी था उसने अलाई दरवाजा का जो निर्माण था वो कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, कुतुब मीनार को बनाने वाले भैया 3 सुल्तान रहे हैं। कुतुब मीनार को बनाने वाले 3 सुल्तान रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने उसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसको खत्म किया था। ठीक है जी। अगला, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा था। क्या रखा था? तुगलकाबाद रखा था। यह आपका गयासुद्दीन तुगलक से प्रश्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कि दिल्ली में एक नगर को इसने बसाया था जिसका नाम उसने क्या रखा था? तुगलकाबाद रखा था। क्या रखा था? तुगलकाबाद रखा था, क्योंकि भैया तुगलक वंश से ये आपके क्या थे? संबंधित थे, तो उसका नाम भी क्या रखा था? तुगलकाबाद रखा था। चलिए भाई, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका करवाया था? भैया देखो, मालवा विजय पे जब मालवा से भैया उनने युद्ध किया, जो मालवा को जब उनने हराया, तो उसके उपलक्ष्य में मेवाड़ के जो राजा थे, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका करवाया था? कीर्ति स्तंभ का करवाया था। और मैं आपको बता दूं, ये आपके इष्ट देव विष्णु जी को समर्पित था। किसको था? इष्ट देव विष्णु जी को ये आपका समर्पित था, ये आपका कीर्ति स्तंभ। इसी कीर्ति स्तंभ का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है विजय स्तंभ। क्या कहा जाता है? जिसको आपका विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका है, ये आपका चित्तौड़गढ़ किले में आपका ये बना हुआ है, जहां पर आपके मालवा के जब उसने राजा को हराया था, किसने हराया था? पहली बार राणा कुंभा ने जब पहले ही प्रयास में जब उसको विफल कर दिया था, उसको हरा दिया था, तब उसी के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था? कीर्ति स्तंभ, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में उसको बनवाया था, जिसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और ये इष्ट देव विष्णु को समर्पित है। किसको है? इष्ट देव विष्णु को समर्पित है। तो देखो, एक ही लाइन से मैंने आपके इतने सारे प्रश्न यहां पर बना दिए हैं। ठीक है, देख लो एक बार, इसको देख लो, लिख लो जरा इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए साहित्य देख लेते हैं जरा, दिल्ली सल्तनत का साहित्य देख लेते हैं जरा, यहां पर क्या है। चलो देखो जरा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो को प्राय आमिर खुसरो क्या कहा जाता है? आमिर खुसरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भैया यहां से आमिर खुसरो का नाम देख लो। असल नाम क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ये इसका असल नाम है, और इसका वास्तविक नेम जिससे हम उसको जानते हैं वो क्या था? आमिर खुसरो था। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहां से आमिर खुसरो से देखो प्रश्न बनता है, किससे प्रश्न बनता है? आमिर खुसरो से अगर प्रश्न बनता है, तो आपको बता दूं, ये 1253 से लेकर 1325 तक थे। कहां से कहां तक थे? 1253 से लेकर 1325 तक थे। ठीक है, 1325 तक की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 1325 सुन लीजिए जरा। इस बीच में कौन कौन आ गया? दिल्ली सल्तनत के अंदर भैया आपके गुलाम वंश बैठ गए। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं, बलबन,
दूसरा नाम आपको बता दूं जलालुद्दीन खिलजी, और तीसरा नाम मैं आपको बता दूं आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये जो तीन आपको मैंने नाम बताए, कौन कौन, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों के शासनकाल के राज आपके कभी रहे हैं। ये आपके आमिर खुसरो, ये आपके कभी रहे हैं। इन तीन शासकों के नाम लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें ये कभी रहे हैं जो खुसरो आपके हैं, ये खुद को क्या बोलते थे, तूती ए हिंद बोलते थे, तूती ए हिंद। ये अब उन्होंने अपने आप को एक दर्जा दिया था। अब भाई देखो, कवि थे काफी सारे, अगर मैं आपको बताऊं तो इतिहास में बहुत बड़ा नाम है ये छोटा नाम नहीं है कि मैंने जनरली बोल दिया बात खत्म हो गई, ये बहुत बड़ा नाम है। इसकी मैं पूरी चर्चा करूंगा। मैंने आपसे कहा ना, जब मैराथन मैं लगाऊंगा हर एक पॉइंट पे बड़ी चर्चा तरीके से, पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, पूरी तरीके से इवैल्यूएट करूंगा, और वो क्लास हमारी जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि सैयद वंश और लोधी वंश को खत्म करते ही मैं आपकी मैराथन आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है जी। तबकात ए नाजरी आपका मिनहाज उल सिराज का ग्रंथ है, ठीक है। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में आमिर खुसरो ने ही किया था, ठीक है। तो भाई देखो, दरबारी कभी रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, राजकाज में आप जब तक सहयोग नहीं बटाएंगे, जब तक कार्यकाल नहीं करेंगे, भैया आपको देखो कौन आपको प्रोत्साहन करेगा। तो भैया आमिर खुसरो एक बड़ा नाम रहा था, जिसने काफी सारे आपके जो थे संगीत में अपनी रुचि जताते हुए संगीत यंत्रों को भी उसने सामने रखा था। किस किस को दिया था, जैसे तबला और आपका सितार, इनका प्रचलन इसी ने ही शुरू किया था आपकी 13वीं शताब्दी के अंदर। इसी ने इसका प्रचलन को शुरू किया था, तबला और सितार, जो कि दरबार के अंदर रहा था। कभी अगर आपका राज घराने में कभी अगर गीत संगीत हुआ करता था तो तबला और सितार का इसमें इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, इसमें इस्तेमाल होता था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज ग्रंथों का प्रणयन किया तथा सारंग देव के संगीत रत्नकार पर टीका लिखा, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो यहां पे देखो राणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा जो भी पीछे बात आई थी, इन्होंने ही आपका विजय स्तंभ बनवाया था, कहां, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में, ठीक है। ये भी आपके क्या है, संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज ग्रंथों पर प्रणयन किया तथा आपके सारंग देव के संगीत रत्नाकार पर टीका लिखा। इन्होंने भी कुछ आपका सहयोग दिया है संगीत के क्षेत्र में। तो ये भी आपके एक तरीके से संगीत शास्त्र रहे हैं, जिसमें आपके राणा कुंभा का भी योगदान रहा है। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्करण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। मतलब इन्होंने अपना एक बायोग्राफी आप कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखा है। किस नाम से, फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से इन्होंने अपना क्या लिखा, एक खुद का ही ऑटोबायोग्राफी लिखा है। किसने लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। तो अगर देखा जाए तो नाम से ही पता लग रहा है फिरोज शाही। तो फिरोज शाही किससे आपका ताल्लुकात रखता होगा, फिरोज शाह तुगलक से रखता है। आमिर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। किसमें निभाई है भैया, खड़ी बोली में। तो आमिर खुसरो जो हैं आपके, वो खड़ी बोली से भी संबंधित हैं। खड़ी बोली में भैया अपनी भूमिका निभाने वाला जो आपका राज कवि था वो कौन था, वो था आमिर खुसरो। तो भाई ये आज की कुछ आपकी जरूरी बातें थी जो आपके दिल्ली प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और साथ ही साथ में देखिए अब जल्द से ही आपके सामने टाइम टेबल लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपका यूपी पुलिस की और आरओ एआरओ की सभी क्लासेस आपकी जल्द ही चालू होने वाली हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने भाई बहन जो आप भी इस वक्त में जागरूक नहीं है आरओ और अपनी यूपी पुलिस एसआई की तैयारी को लेकर, कांस्टेबल की तैयारी को लेकर, उन सभी को आप सूचित करिए कि अब जल्द से जल्द टाइम टेबल लॉन्च होकर आपकी सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए और प्यार अपना देते रहिए। धन्यवाद।